हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, स्किप मत करना, अदरवाइज बीच में कुछ कॉन्सेप्ट आपके मिस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन निकाल लेते हैं और चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ऑन अ 220 वोल्ट मींस। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हमें पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज निकालनी है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है ई नॉट। ठीक है, ये पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू मतलब, पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। क्या चीज? मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसे हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, ऑन अ 220 वोल्ट मेन्स। अच्छा, हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है वी आर एम एस, सॉरी ई आर एम एस या फिर वी आर एम एस गिवन है, जो कि है 220 वोल्ट। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें ये फाइंड करना है। तो आपको पता है क्या है कि वी आर एम एस या ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट अपॉन √2 होता है। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू चाहिए हमें, तो √2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ई आर एम एस। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या जाएगी, √2, ई आर एम एस कितना है 220। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, ठीक है, या फिर पीक वैल्यू हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इज 5। क्या गिवन है हमें, हमें आई आरएमएस गिवन है। कितनी है इसकी वैल्यू बेटा, 5 एम्पियर की। ठीक है, इन अ एसी सोर्स। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 50 हर्ट्ज गिवन है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 टाइम्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0। टी की वैल्यू गिवन है 1/300 सेकेंड्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू गिवन है। और हमें पूछा गया है कि भैया इतने टाइम के बाद, जब इतना टाइम हो जाएगा, इतना टाइम के बाद कितनी हो जाएगी करंट की वैल्यू। ठीक है, तो मैं पहले ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, हमें ये फाइंड करना है वैसे। ठीक है, तो हमारे पास टाइम तो है गिवन, लेकिन ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, और आई नॉट भी गिवन नहीं है, आई आर एम एस गिवन। तो मुझे आई नॉट की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं, हम आई नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आई नॉट क्या होता है, देखो आई आर एम एस क्या था, आई नॉट अपॉन √2। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 आई आर एम एस। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये कितना है, आई आर एम एस 5 है, तो 5√2 ये आई नॉट की वैल्यू। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf। क्या होता है, 2πf या फिर 2π/t भी होता है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन था, तो हमने डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, कितना है 50 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100π। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कितना है 5√2 साइन ओमेगा कितना है 100π। टी कितना गिवन है 1/300, 1/300 गिवन है। ठीक है, इसको 0 से 0 को कट करते हैं, 0 से 0 को कट करते हैं। आई इज इक्वल्स टू 5√2, ये क्या बचेगा साइन π/2, π/3, सॉरी साइन π/3। साइन π/3 का मतलब साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। इसको काटेंगे तो अपन में √2 हो जाएगा। तो करंट कितनी मिली हमें
5√3/2 एम्पियर। ठीक है, कितनी करंट हो गई? 5√3/2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया करंट, और इसे हम इंस्टैंटेनियस करंट भी कहते हैं। इंस्टैंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी करंट होगी। तो बोल रहा है कि भैया इतने टाइम पे कितनी करंट है, तो इतने टाइम पे इतनी करंट हो जाएगी। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC सोर्स। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, कितना है? 100 ओम। क्या कह रहे हैं कि एक 100 ओम रेजिस्टेंस को किसके साथ कनेक्ट किया है? इसको कनेक्ट कर रखा है 220 वोल्ट सप्लाई के साथ। अच्छा, जो ये 220 वोल्ट सप्लाई गिवन है बेटा, ये क्या गिवन है? ये गिवन है हमें आरएमएस वैल्यू। ध्यान रखना, जो सप्लाई से हमें मिलता है वो आरएमएस वैल्यू मिलता है। तो कितना हो गया? 220 वोल्ट हमें गिवन है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है बेटा। फ्रीक्वेंसी को एफ लिख लो या फिर न्यू भी लिखते हैं, इस तरीके से दोनों सिंबल चल जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। क्या कह रहा है? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एंड व्हाट इज द नेट पावर। ठीक है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना है? आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की और नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी? जरा ध्यान से देखो। आरएमएस वैल्यू निकालनी ना करंट की, तो आई आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या जाएगा? ई आरएमएस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई आरएमएस निकालना है। ई आरएमएस कितना है? 220 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है? 2.2 एम्पियर। तो आई आरएमएस कितना हो गया बेटे? रूट मीन स्क्वायर कितना हो गया? 2.2 एम्पियर। ये क्या मिल गया? ये हमें आई आरएमएस वैल्यू मिल गया। तो पहले वाले पार्ट में तो यही पूछा था कि हमें आई आरएमएस फाइंड करना था। सेकंड वाले पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, नेट पावर पूछी गई है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है बेटे, आपने छोटे क्लासेस में 10th में भी पढ़ा होगा कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई। पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे वी की जगह क्या है हमारे पास? ई है, लेकिन हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? आरएमएस वैल्यू यूज करेंगे, आई आरएमएस। ठीक है, तो वी कितना है? वी है हमारे पास 220। आई कितना है? 2.2। पॉइंट हटाओ, अपॉन में एक जीरो लग जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 484 वाट। ठीक है, तो कितना पावर कंज्यूम होगा बेटे? पावर कंज्यूम होगा 484 वाट का पावर कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आई आरएमएस पूछा गया था, हमने निकाल लिया, और पावर पूछा गया था, ये भी निकाल लिया हमने। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंस्टैंटेनियस करंट इज इक्वल्स टू, अगर इंस्टैंटेनियस करंट गिवन है कितना हमें? ये गिवन है आई इज इक्वल्स टू 6 sin 314t, देन कैलकुलेट आई एवरेज फाइंड करना है पहला। दूसरा क्या फाइंड करने को कह रहा है? आई आरएमएस फाइंड करने को कह रहा है। और तीसरा हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एसी। तो हमें ये तीन चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है हमें? आई एवरेज फाइंड करना, आई आरएमएस फाइंड करना और टी कम फाइंड करना। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास इंस्टैंटेनियस करंट है, कितनी है? इंस्टैंटेनियस करंट, और आपको पता है एसी को कैसे रिप्रेजेंट करता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहां से हमें आई नॉट की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटे? आई नॉट की वैल्यू मिल रही है 6। ये आई नॉट की वैल्यू है। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास? 6 है। अच्छा, इसके बाद हमें एवरेज करंट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एवरेज करंट फाइंड करनी। तो एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट या मीन, क्या इसे आई मीन भी बोलते हैं। ये होगा आई नॉट, मतलब 2/पाई आई नॉट, ये होता है। ठीक है, तो 2/पाई आई नॉट कितना है? 6 है। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट कैलसी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगा कितना?
3.82 के आसपास, 3.82 एम्पेयर के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गई हमें एवरेज करंट। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा था, आई आर एम एस फाइंड करने को कह रहा था। तो आई आर एम एस क्या होता है बेटे, आई आर एम एस ये होता है आई नॉट बाई √2। आई नॉट कितना है, 6 बाई √2। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाई, यह आएगा 4.24 एम्पियर। ये आई आर एम एस हो गया। इसके बाद अगले वाले पार्ट में क्या रहा था, टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये तो आई नॉट हो गया, ये तो साइन है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है हमारे पास 314। ठीक है, ये ओमेगा है। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू और क्या होती है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। तो रख देते हैं, तो 2 पाई बाई टी, पाई कितना होता है 3.14। ठीक है, तो यहां से टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 2 इंटू 3.14 अपॉन 314। ये पॉइंट हटा, नीचे 2 0 लग गए, 314 से 314 कैंसिल। 2 अपॉन 100, 2 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा, टाइम पीरियड हो गया 0.02 सेकेंड हो गया। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाई। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो कि दिया जा रहा है V इज इक्वल्स टू 70 साइन 100 पाई टी से दिया जा रहा है। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर। एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर रखा है जिसका है 25 ओम। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, हमें क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और साथ में आई आर एम एस फाइंड करना है। पहला पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, और दूसरे पार्ट में क्या फाइंड करने को कह रहा है, आई आर एम एस फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे तो पहले तो इसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 70, साइन था ये 100 पाई टी है, ये ओमेगा टी। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 100 पाई मिल रही है। ठीक है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 100 पाई, एफ की वैल्यू हो जाएगी 100 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट, कितना हो गया 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बेटा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हो गया 50 हर्ट्ज। पहले पार्ट में फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 50 हर्ट्ज। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आई आर एम एस, क्या फाइंड करने को कह रहा है सेकंड पार्ट में, आई आर एम एस। ठीक है, तो आई आर एम एस कैसे मिलेगा बेटा हमें, आई आर एम एस मिलेगा हमें V आर एम एस से डिवाइडेड बाई R से। तो हमारे पास V आर एम एस भी गिवन नहीं है, तो पहले हमें V आर एम एस फाइंड करना पड़ेगा। तो V आर एम एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V नॉट अपॉन √2। ठीक है, तो V कितना है, V नॉट कितना है 70, तो ये हो जाएगा 70 अपॉन √2। यहां पे रख लेते हैं, तो आई आर एम एस, V आर एम एस कितना हो गया 70 अपॉन √2 इंटू R कितना है 25 है। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम। यह आएगा 1.98 एम्पेयर या फिर अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पेयर के बराबर। ठीक है, तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो गई, 1.98 एम्पेयर हो गई। ठीक है, चलो इसे हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टेज V इज अप्लाइड। वोल्टेज हमें क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है बेटा हमें 50 साइन 200 पाई टी। ठीक है, ये गिवन है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस
10 ओम पे, इसको कनेक्ट कर रहे हैं 10 ओम के साथ। What will be the reading of ammeter connected in series with this circuit? ठीक है, कह रहे हैं कि हमने एक एसी सोर्स लगा रखा है, जो कि ये है एसी सोर्स, उसका वोल्टेज क्या है इतना। इसको किसके साथ जोड़ रखा है, इसको इस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ रखा है। ठीक है, इस एसी सोर्स को हमने इस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि जब हमने इसको इस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा तो एमीटर कितना रीडिंग शो करेगा। तो ध्यान रखना, एमीटर IRMS रीड करता है, ध्यान रखेंगे। एमीटर किसको रीड करेगा, IRMS को। तो यहां पे इनडायरेक्टली हमें पूछा गया है, यहां पे हमें इनडायरेक्टली पूछा गया है कि IRMS की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो IRMS की वैल्यू चलो फाइंड करते हैं। तो IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, VRMS अपॉन R, ऐसे ही होगा। ठीक है, VRMS गिवन है क्या, नहीं, लेकिन VRMS हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं VRMS हम फाइंड कर सकते हैं V0 अपॉन √2 से। V0 कितना है, 50 है, तो VRMS कितना हो जाएगा बेटा, VRMS हो जाएगा 50 अपॉन √2। ठीक है, अब IRMS किसके बराबर हो जाएगा, IRMS हो जाएगा 50 अपॉन √2 इंटू R कितना है, 10 गिवन है। IRMS की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5/√2 एम्पेयर। ये इतनी एम्पेयर, ये क्या है, ये है IRMS की वैल्यू गिवन है। ठीक है, या फिर जो एमीटर होगा वो इतनी ही करंट रीड करेगा। तो ध्यान रखना, अगर हमने किसी एसी सोर्स में कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगा दिए तो एमीटर किस चीज को रीड करता है, एमीटर IRMS को रीड करता है। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर C इज X। ठीक है, एक जो रिएक्टेंस गिवन है कैपेसिटर का, वो कितना गिवन है, X दे रखा है। ठीक है, इफ बोथ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस बी डबल्ड देन व्हाट विल बी द न्यू रिएक्टेंस। ठीक है, कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर गिवन है आपको जिसका रिएक्टेंस ये है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, डबल कर दें, और किसको डबल करने को कह रहा था, एंड कैपेसिटेंस को भी अगर हम क्या कर दें बेटे, डबल कर दें, तो नया रिएक्टेंस किसके बराबर आएगा। तो ध्यान दो, ये रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ωc। ओमेगा क्या होता है बेटे, 1 अपॉन, मतलब 1 अपॉन, ये ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πfc। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू हमें गिवन है x। अब कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को भी और कैपेसिटेंस को भी दोनों को बढ़ा दिया, तो नया कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2π, यह जाएगा 2f और 2c। डबल कर दिया हमने, ये भी डबल कर दिया, ये भी डबल कर दिया। ठीक है, ये 2 4 हो गया, अंदर क्या बचा, 2πf, ये 2πfc। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा x है। तो जो नया कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, जो नया कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/4 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को और कैपेसिटेंस को अगर दुगना कर देते हैं दोनों को, तो जो नया कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कितना होगा। तो नया कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा किसके, पुराने वाले कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। ठीक है, चलो इसे हटा देते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 44 मिली हेनरी, इसको लगाया गया है किसके साथ, एक 220 वोल्ट सप्लाई के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और 220 वोल्ट गिवन है। इसका मतलब हमें आरएमएस वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट। तो जो सप्लाई से जो हमें मिल रहा है वो वोल्टेज एक्चुअल में कौन सा वोल्टेज होता है, वो होता है आरएमएस वोल्टेज होता है। ठीक है,
डिटरमाइन द आई आर एम एस, क्या फाइंड करना है, आई आर एम एस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटे, हमें आई आर एम एस फाइंड करना है। ठीक है, अब आई आर एम एस कैसे फाइंड करेंगे, सेम क्वेश्चन वैसे ही। आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले कैपेसिटिव सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा किसके बराबर होता है बेटे, 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई एफ कितना गिवन है 50, तो ये जाएगा 100 पाई इंटू एल कितना गिवन है 44 मिली हेनरी गिवन है, तो हेनरी में निकालने के लिए इसको हमें 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स एल की वैल्यू कितनी हो गई, 4.4 पाई, ये एक्सएल हो गया। ठीक है, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस है 220 अपॉन 4.4 पाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट कैलसी से कर लेता हूं सॉल्व। ठीक है, आप कैलसी यूज ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि भैया आपके एग्जाम में आपको मैनुअल कैलकुलेशन से ही करना पड़ेगा। तो यह आया 15.9, ये आ रहा है 15.9 एम्पियर। ठीक है, ठीक, तो आई आर एम एस कितना हो गया 15.9 एम्पियर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a light bulb and open coil inductor are connected to an AC source through a key। ठीक है, एक क्या है, एक बल्ब लगा रखा हमने इस तरीके से, और इसको जोड़ रखा है हमने एक ओपन कॉइल इंडक्टर के साथ। टू एन एसी, ये एसी सोर्स हो गया और एक की है यहां पे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ रखा। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड into the interior of the inductor. The glow of bulb increases, decreases, or remains or unchanged as the iron rod is inserted. Give your answer with the reason. What will be the what will be your answer if AC is replaced by DC? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, क्या ये इंडक्टर, और इनको हमने जोड़ रखा है एक एसी सोर्स के साथ, और यहां पे हमने एक की लगा दी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि जैसे इसको ऑन किया गया, क्लोज किया गया, मतलब सर्किट को क्लोज किया गया, ये ऑन कर दिया हमने। ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगी। अब हमने क्या किया कि जो ये इंडक्टर है, इसके थ्रू इसके इंटीरियर पार्ट पे हम एक आयरन की रॉड को इंसर्ट करने लगे, धीरे धीरे इसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे तो जो ये बल्ब है ये ग्लो करेगा, मतलब डिम करेगा, ब्राइट करेगा, या फिर जैसा जल रहा था वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, जैसे ही हम इसको यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं तो ये रॉड हो जा रही है मैग्नेटाइज, इट विल ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटाइज होने से क्या होगा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा, एल की वैल्यू बढ़ जाएगी। और मतलब जब हमने इसमें इसको इंसर्ट किया, किसको बेटे जरा ध्यान से देखिए, जब हम इस रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंडक्टर भी बढ़ जा रहा है। तो मतलब जो ये इंडक्टर है इसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है।
ठीक है, अब आपने पढ़ा कि एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ये पढ़ा। ये क्या है, ये है बेटे, इसे हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। ये किसके साथ वैसे है क्या, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, लेकिन ये काम किसके जैसा कर रहा है, रेजिस्टेंस के जैसा। मतलब अगर मैं पूछूं कि इस सर्किट का या इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस इतना है। तो अगर एल की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स एल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब ये क्या चीज है, ये क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जैसे हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, एल की वैल्यू बढ़ जा रही, एल की वैल्यू बढ़ने से एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जा रहा है। और हमने क्या कहा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्चुअल में बेसिकली है क्या चीज, ये रेजिस्टेंस है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो कम होने लगेगा। करंट का फ्लो कम होने लगेगा तो जो ये बल्ब है ये कैसा जलेगा, ये डिमर होने लगेगा। कैसा होने लगेगा बेटे, डिमर। तो क्वेश्चन में यही था कि अगर हमारे पास इस सर्किट में अगर हम एक रॉड को इंसर्ट करते हैं, तो रॉड को इंसर्ट करने से क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, रॉड को इंसर्ट करने से रॉड मैग्नेटाइज होगी, रॉड मैग्नेटाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो फाइनली इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस बढ़ने की वजह से कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, इस सर्किट का रेजिस्टेंस अल्टीमेटली बढ़ क्या रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है। किसको अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो अगर इस सर्किट में करंट बढ़ गया, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो यहां तक करंट क्या होगा, ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। तो जो ये बल्ब है ये कैसा जलने लगेगा बेटे, ये डिमर होने लगेगा, डिम होने लगेगा। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर हम एसी सोर्स को डीसी से रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, डीसी से। तो अगर डीसी से रिप्लेस करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कोई भी चेंज, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट सोर्स लगाया, तो डायरेक्ट सोर्स क्या होता है, डायरेक्ट करंट देता है। डायरेक्ट करंट देगा तो डायरेक्ट करंट क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। एक्चुअल में एसी सोर्स लगाने पे क्या हो रहा था, फ्लक्स में चेंज आ जा रहा था। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ही यहाँ पे इंडक्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, चेंज हो रहा था यहाँ पे इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां पे डीसी क्या है, डीसी में कोई भी डीसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी, तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अगर हमने यहाँ पे डीसी सोर्स लगाया। ठीक है, लेकिन अगर एसी सोर्स लगाया और साथ में अगर हमने रॉड को भी इंसर्ट कर दिया तो बल्ब कैसा जलेगा, डिमर जलने लगेगा, डिम होने लगेगा। ठीक है, तो चलो इसको हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंसिडर अ स्मॉल बल्ब विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। मतलब एक बल्ब है जो जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब हम ऑलमोस्ट जीरो ही मानेंगे। टू एन इंडक्टर, एक इंडक्टर लगा हुआ है, कितना, 10 मिली हेनरी का। ठीक है, इन एन एसी सर्किट विद एन RMS वोल्टेज, RMS वोल्टेज गिवन है, RMS गिवन है 10 वोल्ट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC वोल्टेजेस चेंज्ड, कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, कहां से कहां, 50 हर्ट्ज से चेंज हो गई है 50 किलो हर्ट्ज तक। 50 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज तक चेंज हुई है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन RMS करंट। ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज, RMS करंट में कितना चेंज आएगा, कितना परसेंट का चेंज आएगा। विल द बल्ब ग्लो ब्राइटर और डिमर, कह रहे हैं कि बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा कि डिमर ग्लो करेगा। तो पहला वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं, I1 पहले वाले करंट। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा E RMS अपॉन एक्स एल। ई RMS गिवन है हमें 10 गिवन है,
एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा होगा 2 पाई एफ एल। तो F1 पहले वाला निकाल रहे हैं तो F1, तो 10 अपॉन 2 पाई, व्हाट इज F1, F1 कितना 50, एल कितना गिवन है 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी का मतलब होता है 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हेनरी मतलब 10 टू पावर -2 हेनरी, कितना 10 टू द पावर -2 हेनरी। ठीक है, तो I1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये ऊपर चला जाएगा 10, ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100 पाई, ये 100 से 100 कैंसिल, तो 10 अपॉन पाई, 10 अपॉन पाई कितना कितना होता है बेटा, 10 अपॉन पाई निकाल लेते हैं, तो 10 अपॉन पाई ये होता 3.18, कितना हो गया 3.18 एम्पियर। तो पहला जब F1 फ्रीक्वेंसी थी उसमें करंट कितनी थी, करंट थी 3.18 एम्पियर। ठीक है, अब अगर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया तो नई करंट आ जाएगी I2 इज इक्वल्स टू वही ERMS अपॉन XL। ERMS कितना है 10, ये कितना है, ये हो जाएगा 2 पाई F2 L। ठीक है, 10 2 पाई, F2 कितना है बेटा, F2 है 50 इंटू 10 टू द पावर 3, XL कितना है 10 टू पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 पाई, ये 100 से 100 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू तो 3.18 और ये 10 टू पावर -3 एम्पियर। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है बेटे, हमें निकालना है कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, क्या निकालना है हमें, परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको तो लिख लेते हैं, I2 की वैल्यू हो जाएगी 0.00318 एम्पियर। परसेंटेज निकालना है, चेंज परसेंटेज चेंज। ठीक है, मतलब करंट है, अगर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, पहले फ्रीक्वेंसी 50 थी, अगर बाद में हमने 50,000 कर दिया, 50,000 हर्ट्ज लिखा, ठीक है, तो करंट में कितना चेंज आएगा, करंट में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज, चेंज परसेंटेज, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज अपॉन एक्चुअल इनटू 100, ऐसे तो करेंगे, चेंज अपॉन एक्चुअल इनटू 100। चेंज कितने का आ रहा, 0.00318 माइनस 3.18 अपॉन 3.18 इंटू 100। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा परसेंटेज चेंज 99.9%, मतलब जो करंट है वो लगभग 99.9% घट जाएगी। वैसे तो इस फ्रीक्वेंसी पे तो काम नहीं करेगा वैसे, इस वाली फ्रीक्वेंसी पे तो, लेकिन पूछा गया तो हमने बता दिया कितना। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था सेकंड पार्ट में, पहले पार्ट में तो पूछा था कि करंट में क्या चेंज आएगा, करंट कितना परसेंटेज चेंज आएगा करंट में, तो करंट में इतना परसेंटेज चेंज आएगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है विल द बल्ब ग्लो ब्राइटर और डिमर, कह रहा है कि जब हम इसको चेंज करेंगे 50 से 50,000 हर्ट्ज करेंगे तो ब्राइट ग्लो करेगा कि डिमर ग्लो करेगा। तो ध्यान से देखो, करंट पहले कितनी थी 3.18, बाद में कितनी हो गई, करंट बहुत 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 ज्यादा कम हो गई है करंट, और करंट बहुत ज्यादा कम हो गई है तो बल्ब क्या करेगा, डिमर ग्लो करेगा। वैसे तो इतने उस पर जलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अगर बोल दिया गया तो तब हम क्या बोलेंगे, बल्ब कैसा ग्लो कर रहा है बेटे, डिमर। क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा घट चुकी है, बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो चलो इसे हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, an inductor of inductance L
and an electric lamp of resistance R are connected to a 220 वोल्ट। देखो क्या रहा है कि एक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R है, और एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना है L है। इसको किसके साथ जोड़ा गया है? इसको एक AC सोर्स के साथ जोड़ा है। इस तरीके से AC सोर्स के साथ जोड़ा गया है जिसका सप्लाई कितना है 220 वोल्ट गिवन है। तो सप्लाई ध्यान रखना, सप्लाई में एक्चुअल में हमें क्या गिवन होता है? आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है बेटा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है। हाउ वुड द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज इफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड इन द सर्किट सच दैट XL और XC बराबर हो जाए। ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हम इसी सर्किट में अगर कैपेसिटेंस को भी जोड़ देते हैं तो जो करंट है या फिर जो बल्ब है वो कैसा ग्लो करेगा, यही पूछ रहा है। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, हाँ, तो ये बल्ब है ये कैसा ग्लो करेगा अगर हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस को भी जोड़ दिया। और कंडीशन क्या बता दी है? कंडीशन बता दी कि XL और XC क्या हो जाते हैं, अगर बराबर हो जाते हैं तब कैसा ग्लो करेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है फाइंड, यहाँ पे एक्चुअल में पहले करंट फाइंड करनी है, फिर अगर करंट ज्यादा हो रही होगी तो इसका मतलब ब्राइट ग्लो करेगा, लेकिन अगर करंट कम हो जा रही है तो इसका मतलब डिमर ग्लो करेगा। ठीक है। तो यही करना है पहले हमने। तो देखो बेसिक से समझते हैं कि आई निकालते हैं आई। तो आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए E अपॉन Z। व्हाट इज Z? यहाँ पे Z क्या है? यहाँ पे Z होता है इंपीडेंस। क्या होता है बेटे? इंपीडेंस। अब ये इंपीडेंस क्या होता है? आपने रेजिस्टेंस पढ़ा कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस है लगा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस कितना R है। आपने इंडक्टर पढ़ा कि अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस कितना XL है। अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस कितना XC है। लेकिन अगर किसी सर्किट में ये तीनों ही चीज लगे होते हैं तो क्या होता है? उसको हम इंपीडेंस कहते हैं। उस सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंपीडेंस कहते हैं। ठीक है। तो इंपीडेंस ये होता है और इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, या डिफरेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, दोनों में से जो भी बड़ा होगा। ठीक है। ये अब देखो क्या होगा, Z की वैल्यू ये, ठीक है, Z की वैल्यू ये गिवन है हमें, R की वैल्यू कुछ होगी और इन दोनों का डिफरेंस जो भी आ रहा होगा स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी? हमें ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? ओवरऑल हमें ज्यादा मिलेगी। लेकिन अभी क्या कह रखा है कंडीशन में कि XL और XC बराबर हो गए। क्या है कंडीशन? क्या गिवन है हमें कि XL और XC की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटे? बराबर हो गई है। ठीक है। अब XL और XC की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? इसकी वैल्यू 0। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी थी। ध्यान से सुनना, अगर ये वैल्यू अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होती तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आनी थी और वो चीज इसके साथ ऐड हो जानी थी और Z की वैल्यू क्या हो जानी थी? बढ़ जानी थी। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया कि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। तो जब ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अंडर रूट R स्क्वायर बचेगा और Z की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? R मिलेगी। मतलब अगर इन दोनों की वैल्यू बढ़ गई तो हम क्या बोलेंगे? इंपीडेंस डिक्रीजेस। क्या हुआ बेटे? इंपीडेंस डिक्रीज कर गया, घट गया इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या है? RLC सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? इंपीडेंस है। ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल इंपीडेंस ये था, ये 0 हो गया, ये हट गया, तो इंपीडेंस किसके बराबर आ गया? R के बराबर। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू E अपॉन R हो जाएगा। तो क्या हो गया? इंपीडेंस डिक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है बेटे? इंपीडेंस डिक्रीज हो गया है। Z डिक्रीज हो गया, Z डिक्रीज हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो ये बल्ब है ये कैसा ग्लो करेगा? ये ग्लो करेगा ब्राइटर। कैसा ग्लो करेगा बेटे? ब्राइटर ग्लो करेगा। एक बार फिर से देख लो, क्या कह रहे थे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा, एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस R है, साथ में एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है। इसको AC सोर्स के साथ जोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि इसी सर्किट में अगर हम कैपेसिटेंस को भी जोड़ देते और जो कैपेसिटेंस जोड़ रहे हैं वो इस तरीके का है कि XL और XC की वैल्यू क्या हो जा रही है? बराबर हो जा रही है।
तो बताओ कि अगर ये कंडीशन लग जाएगी तो जो बल्ब है ये ब्राइटर ग्लो करेगा कि डिमर ग्लो करेगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले जनरल फॉर्मूला लिखा कि I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन जेड। जेड क्या होता है, RLC सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, जेड। जेड की वैल्यू क्या होती है ये, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर ना होते तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी थी, तो आर स्क्वायर प्लस समथिंग आना था, कुछ भी आना था, और जेड की वैल्यू कुछ वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है। लेकिन अभी कंडीशन क्या थी, एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या है, बराबर हो गई, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो। मतलब जो आर स्क्वायर के साथ पहले जो टर्म जुड़ रहा था, अभी कुछ जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे, तो ये ओवरऑल क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। ये जीरो हो गया तो जेड की वैल्यू किसके बराबर है, अभी आर के बराबर। तो हम क्या कहेंगे, इंपेडेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो आपको पता है रेजिस्टेंस अपॉन में आ रहा है, कहां पे आ रहा है, अपॉन में आ रहा है रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस घट जा रहा है तो करंट क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। करंट बढ़ेगी तो जो बल्ब है वो कैसा ग्लो करेगा बेटा, वो बल्ब ग्लो करेगा ब्राइटर, ठीक है। तो यही पूछा था कि इस वाले सर्किट में बल्ब कैसा ग्लो करेगा, ब्राइटर ग्लो करेगा कि डिमर ग्लो करेगा, तो हमारा आंसर है बल्ब ग्लो करेगा ब्राइटर, ठीक है। चलो इसे हटा देते हैं, आप नया क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स फॉर विच 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 1000 ओम। क्या पूछा हुआ है बेटा, हमें फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स फॉर विच कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रोफैरेड। 10 माइक्रोफैरेड मींस 10 into 10 to the power -6 फैरेड, और इसका रिएक्टेंस मतलब एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाए, 1000 ओम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, क्या किसमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, ऐसी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटर और रिएक्टेंस कितना हो जाए, 1000 हो जाए, ठीक है। तो एक्सी किसके बराबर आता है बेटे, एक्सी आता है ओमेगा सी के बराबर। एक्सी इज इक्वल टू ओमेगा सी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। एफ की वैल्यू निकालनी तो एफ को उधर भेज देते हैं, एक्सी को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई एक्सी इंटू सी। टू पाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 1000। 1000 मतलब 10 to the power 3। ये कितना हो गया, ये हो गया 10 to the power -5 फैरेड, ये हो गया 10 to the power -5। इसको सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, ये 10 to the power 3, ये 10 to the power 5 ऊपर चला गया, इसको काटते हैं तो ये कितना बचेगा, 100। तो F इज इक्वल्स टू 100/2 पाई मतलब 50/पाई, ठीक है। तो आंसर कितना मिल गया हमें, जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गई है, ठीक है। इसको हटाते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर हैज डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका 6 गिवन है, ठीक है। दैट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, ठीक है। कैपेसिटर प्लेट जो है उसके बीच के पूरे एरिया को कवर कर रहा है ये डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ अ करंट flows through this capacitor when connected to a AC source, what will be the current if the in the circuit when the dielectric is removed। कह रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रही है, कितनी फ्लो कर रही है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, कितनी फ्लो कर रही है I, जब इसको AC सोर्स के साथ जोड़ा, किसके साथ जोड़ रखा है, AC सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है, तो इसमें करंट कितनी है, I है, ठीक है। कह रहे हैं कि अब अगर हमने इसका डाइलेक्ट्रिक को हटा दिया तब कितनी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को अगर इसे हटा देते हैं यहां से तब कितनी करंट फ्लो करेगी। तो अब कैसे निकालेंगे, अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो I RMS इज इक्वल्स टू E RMS अपॉन XC होता है, कितना होता है, XC, ठीक है। अब देखो ये जो IRMS है ये तो सोर्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे
कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इसका, इसका है सी 6C। ठीक है, तो कैपेसिटर ये एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें एक्सी की वैल्यू हो जाएगी 1/ओमेगा C। 1/C कितना है, मतलब कैपेसिटेंस कितना उसका 6C ओमेगा। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे आई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन एक्सी। व्हाट इज एक्सी, 6C ओमेगा, ये रहा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये है आई आर एम एस की वैल्यू है। ठीक है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, अच्छा पहले इसे लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं। तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 6C ओमेगा ई आर एम एस, ये है आई आर एम एस। ठीक है, ये क्या है, ये आई आर एम एस था जब उसमें क्या भरा हुआ था, जब उसमें भरा हुआ था आपने डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था। अब डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया तो जो नया कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 1/C ओमेगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/C ओमेगा। पहले तो कैपेसिटेंस, पहले डाइलेक्ट्रिक भर रहा हुआ था 6। आपको पता होना चाहिए कि जब हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं तो कैपेसिटेंस उतना ही टाइम्स हो जाता है, मतलब k टाइम्स होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस k टाइम्स था, लेकिन नया वाला कैपेसिटेंस क्या है, जब हमने हटा दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, c हो गया। ठीक है, तो x डैश c की वैल्यू ये हो गई, और आई आर एम एस क्या हो जाएगा, e आर एम एस अपॉन एक्स सी डैश। एक्स सी कितना है, 1/ओमेगा C, तो आई आर एम एस, अच्छा चेंज कर देते हैं, आई ई आर एम एस अपॉन 1/C ओमेगा। C ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो C ओमेगा ई आर एस। तो देखो पहले कितनी थी करंट, पहले थी 6C ओमेगा ई आर एम एस, अभी कितनी हो गई करंट, C ओमेगा ई आर एम एस। मतलब करंट क्या हो चुकी है बेटे, घट गई है। और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, क्या पूछा था, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट व्हेन दिस डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। कह रहे हैं कि सर्किट में कितनी करंट होगी जब इस डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये हम पहले वाली करंट मान लें, ये पहले वाली करंट मान लें, वो नई करंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर एम एस। जो नया होगा वो क्या हो जाएगा, वो पुराने वाले का 1/C टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/C टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब करंट एक्चुअल में क्या हो जाएगी, करंट घट जाएगी, 1/6 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये कैपेसिटर है इसके थ्रू जो करंट होगी वो 1/6 टाइम हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल्स टू 140। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन है 140 साइन 340t इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 50 ओम रजिस्टर। रजिस्टर कितना गिवन है, 50 ओम रजिस्टर गिवन है। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। पहला है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और दूसरा है आरएमएस करंट फाइंड करना, आरएमएस। तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं हम इसे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए पहले तो कंपेयर करो, तो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये V नॉट है, ये ओमेगा है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 314। ठीक है, पाई कितना होता है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई बाई एफ 314। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू 314 अपॉन 2 पाई। 314 पाई कितना होता है, 3.14। पॉइंट हटा, 2 जीरो जाके लगे, 314 से 314 कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, 50 हर्ट्ज होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है, सेकंड है आई आर एम एस फाइंड करना। तो पहले जैसे किया था वैसे ही करना है। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन आर। ठीक है, तो वी आर एम एस क्या है, वी आर एम एस कितना है, वी आर एम एस हो जाएगा वी नॉट अपॉन √2। वी नॉट कितना है, 140 अपॉन √2। तो आई आर एम एस किसके बराबर हो जाएगा बेटे, 140 बाई √2 इंटू अपॉन में 50।
ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम कैलसी से। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कैलसी से कर लेता हूं मैं। नाइनटीन पॉइंट ना गड़बड़ हो गई क्या, 50 था, सॉरी 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 सॉरी। ये आएगा 1.98 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 1.98 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 19 पॉइंट कह रहा था। ठीक है, 1.98 एम्पियर हो गया। चलो इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो इसे हटा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम अ सोर्स इज गिवन। एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जो कि कितना है? 10 sin 314 t है। इतना ऑल्टरनेटिंग करंट गिवन है। व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू? क्या फाइंड करने को कह रहा है? इफेक्टिव वैल्यू। तो इफेक्टिव वैल्यू हो या आई आर एम एस हो या फिर आई वर्चुअल हो, तीनों आई आर एम एस के ही नाम है। ठीक है, फाइंड करने को कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इफेक्टिव वैल्यू या फिर आई आर एम एस फाइंड करना है। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या जाएगा? आई नॉट अपॉन रूट टू। आई नॉट कितना है? 10 है, अपॉन रूट टू। तो आई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 10 अपॉन रूट टू। इसको डिवाइड करो और देखो कितना आ रहा है। तो करते हैं इसको डिवाइड। 10 डिवाइडेड बाई रूट टू, ये आएगा 7.07 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अगला वाला पार्ट में क्या रहा है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सेकंड वाले पार्ट में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, तो कंपेयर करते हैं। तो ये तो गिवन वैल्यू थी हमारे पास, और अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 314। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314 2 पाई एफ की वैल्यू क्या जाएगी? 314 अपॉन 2 पाई। 314 आई को क्या लिख सकते हैं? 3.14। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगेंगे, काटेंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक बच्चों, तो ये हमने कुछ बेसिक से कुछ क्वेश्चंस करे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक बने रहिए ज्वालवा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।